में दिवाली भी आएगी, देखिएगा आप किस तरह से दीपदान होता है। अभी इस वक्त नवदुर्गों का के बाद जब दुर्गा मां को विसर्जन करने के लिए लेके जाया गया, किस तरह से वहां पे गंदगी फैलाई गई। बड़ा सवाल ये है कि सुनिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को क्या अपनी जिम्मेदारी निभाकर मां गंगा और दुर्गा और यमुना को साफ करने में कामयाबी नहीं मिलेगी। हम आरोप क्यों लगाएं एक दूसरे के ऊपर। देखिए, बाप जो कह रहे हैं धर्मशास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, परंतु देवी प्रतिमाओं का विसर्जन आज से नहीं मेरे मित्र, हजारों वर्ष से यहाँ पर परंपरागत तरीके से होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मां गंगा और मां यमुना की शुद्धता और स्वच्छता हमेशा बनी रही। लेकिन नदी का प्रभाव जो स्वभाव है वो है बहना। जब आप उसके बहने पर अंकुश लगाएंगे, आप देखिए, आप हथनी कुंड पर सैंपल भरिए और ओखला ब्रिज पर सैंपल भरिए, तो मात्र यमुनाओं का विसर्जन तो, प्रतिमाओं का विसर्जन तो नदी के पूरे किनारे होता है। तो इस 23 किलोमीटर के मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए यमुना या गंगा के साथ अपराध कोई भी करे, वो उसका क्वांटम छोटा हो या बड़ा हो, अपराध तो अपराध है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं उसके पीछे धर्मशास्त्र का सिद्धांत रिया। पूजा के अंदर हम जिन वस्तुओं का विसर्जन करते हैं मेरे मित्र, उसके अंदर ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं, चाहे तो वो तांबे के कलश के रूप में हो, क्योंकि तांबा पानी को प्योरीफाई करता है। इसलिए ये हमारे शास्त्र के अंदर ये कहा गया कि पूजा में जिन द्रव्यों का इस्तेमाल होता है वो जाके यमुना या गंगा के पानी को स्वच्छ करने में अपना रोल को अदा करती है। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ प्रदूषित करती है। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनके पास हम चले चलेंगे। पहले हम देहरादून चलेंगे जयसिंह रावत साहब के पास। रावत साहब, जो तमाम तरह की बातें हो रही हैं, जब हम बात इन टोटलिटी में करते हैं तो हमको हर फैक्टर लेके चलना पड़ेगा ना। अगर राजनेताओं की और सिस्टम की हम कमी को बताते हैं तो हमको फिर एक इंडिविजुअल को भी जिम्मेदार करार देना होगा जो गंगा या यमुना के प्रति वो श्रद्धा तो रखता है लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषित भी करता है। तो जवाबदेही तो हर किसी की होगी ना। क्वांटम छोटा हो या बड़ा हो, वो बात की बात है। तो दरअसल लोग कई बार होता क्या है कि न गंगा और यमुना का न तो लोगों को इतिहास का पता होता है, न उसके भूगोल का पता होता है, और उसके बाद आंदोलन चला देते हैं, उनका पता नहीं चलता। कई लोग कहते हैं बाधित हो रही है। ये अभी भागीरथी की बेस की बात कर रहे थे, यमुनोत्री की बात है। यमुनोत्री में जो से निकलती जो स्टीम जो निकलती है उसमें पानी केवल 40% है, और जो असली यमुना का पानी है वो टोंस से आता है। टोंस को तमसा भी कहा जाता है, पौराणिक नाम उसका तमसा है, तमस भी कहते हैं। उसमें दो नदियां आती हैं, एक हिमाचल से आती है, रुपिन आती है, एक वो पर हरकीदून से आती है, सुपिन आती है। इस तरह कम से कम 1 दर्जन उसमें स्ट्रीम है, वो तब जाके डाक पत्थर के पास जाके यमुना बनाते हैं। इसी तरह गंगा का भी है, उसकी जो 65% पानी है वो अलकनंदा का है, और करीब 35% पानी है जो भागीरथी का है। लोग गोमुख करते जाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस नदी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी सेल्फ प्योरिफिकेशन, जैसे अभी शर्मा जी कह रहे थे, आप लोग उधर भी कह रहे हैं, उसका प्योरिफिकेशन ज्यादा होगा। पहाड़ों में तो कहीं कहीं जो इनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है, ये बांध बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, परियोजनाएं बन रही हैं, इनसे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। इनसे इसका प्रवाह जो है, इनकी वेलोसिटी इनको मालूम होनी चाहिए कि जो पानी की जो असली शक्ति है उसकी भौतिक ऊर्जा में होती है। भौतिक ऊर्जा, उसकी वेलोसिटी जब ढाल मिलता है तब उसको भौतिक ऊर्जा मिलती है। पहाड़ों में यहाँ पर वो है, उसी वजह से अभी शर्मा जी ने भी कहा, उसका जो बीओडी घुलनशील ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, वो स्प्लैश करता, पानी उछलता है, वो प्योर होता जाता है। ठीक बात है। उसके बाद आप यहाँ जैसे यमुनानगर जाता है, यमुनानगर जाते ही पानी प्रदूषित, वहां से पानी का प्रदूषण शुरू हो जाता है। आप वहां देखिए, वहां ट्विन सिटी है, जगाधरी भी है, यमुनानगर भी है। जगाधरी में वो मेटल इंडस्ट्री है, कोई बर्तन बनते हैं, वो एसिड निकलता है। वही यमुनानगर में भी है। आगे पानीपत में कई इंडस्ट्री हैं। ये इस तरह से दिल्ली जाते जाते उसकी हालत खराब हो जाती है। अतुल जी, सवाल ये है कि नदियों के किनारे युगों जो हमारे दुनिया की 5 सभ्यताएं हैं, जो आपकी रोम की है, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की है, जो भी है, नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। हमारे देश में भी देखिए, गंगा के किनारे लगभग 45 से 50 करोड़ की आबादी यहाँ से लेके नीचे तक, हुगली तक है। इसी तरह जो प्रमुख शहर है, ये आप गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, सरस्वती है, प्रमुख शहर इन्हीं के किनारे बसे हुए हैं। आपका दिल्ली यमुना के किनारे,
आपका आगरा यमुना के किनारे है। तो ये जितनी भी सभ्यताएं हैं, जो डेवलपमेंट हुआ इनके किनारे हुआ है। आज और जो प्रदूषण हो रहा है इन नगरों की तरफ से हो रहा है। जो हरिद्वार में आपको मैंने पहले भी एक बार बताया था कि आश्रमों से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। वो सीधा ड्रेन आउट आपका मल मूत्र जो आश्रमों का जा रहा है कम से कम 1 किलोमीटर तक, कुशाभाऊ घाट से नीचे 1 किलोमीटर तक का, वो सीधा वहां ड्रेन। आजकल हर की पैड़ी खाली हो रखी है, सफाई चल रही। आप वहां कराइए, तब आपको पता चलेगा कितना इन आश्रमों से कितनी गंदगी आ रही है, कौन कसूरवार है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम आज उस आबादी को तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उस गंदगी को तो कम से कम डाइवर्ट कर सकते हैं। यही हरीश रावत जी भी कह रहे थे, नदी के संवर्धन की जरूरत है, जैसे हमारे जल बिरादरी के भाई सब कह रहे हैं, लेकिन उसके प्रबंधन की भी जरूरत है। आप अभी एक कुशाभाव, ये यहाँ पर किसाऊ बांध है, यमुना पर बनना था, ऊपर बनना था, उसे 600 मेगावाट बिजली आनी थी। तो अभी अगर बांध बनता, अभी शर्मा जी ने कहा उसका वॉल्यूम, अगर उसकी सफाई करनी है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका डाइल्यूट होगा, गंदगी डाइल्यूट होगी नहीं होगी, उसका कालापन कम होगा नहीं होगा। जैसा टीरी बांध था, टीरी बांध से 2010 में कितनी बड़ी बाढ़ आई, वो हुआ क्या कि उस टीरी बांध में भागीरथी पानी रोक दिया। अगर उस प्रबंधन हम करें, किसाऊ बांध में अगर पानी को रोका जाए, और आजकल जाड़ों में जब पानी कम हो जाता है तब उसे छोड़ा जाए, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो गंदगी कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जल प्रबंधन कर। अब वो कहेंगे साहब तो ये बांध बनेगा तो ये टेढ़ी हो जाएगा, अब ये अपवित्र हो जाएगी। इस तरह जमाना कहां से कहां चला गया, इस तरह से काम नहीं चलेगा। जी अतुल, ये प्रकृति ने अपने सब अंगों के बीच आदर्श संतुलन स्थापित किया हुआ है। आज से नहीं, जब से ये प्रकृति अस्तित्व में आई होगी। ठीक है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लाख साल पहले जो भी समय रहा होगा, उसमें आज तक आदमी की बुद्धि उतना सोफिस्टिकेटेड संतुलन स्थापित नहीं कर पाई किसी चीज में, जितना प्रकृति ने करके दिया। ठीक है, जीवन मृत्यु हर चीज का एक संतुलन उसने स्थापित कर दिया। मछली कैसे जिएगी और मगरमच्छ कैसे जिएगा, शेर कैसे जीवित रहेगा और खरगोश भी कैसे जीवित रहेगा, और उसी में इंसान भी कैसे जीवित रहेगा और फल फूल खाएगा। ये प्रकृति का संतुलन था। जैसा अवधेश कौशल जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को लेकर टिप्पणी करूं, जितनी भी दुनिया में नदियां हैं, उनके किनारे आबादी आज से नहीं, जब से नदी आई तब से आबादी आई। तो आबादी जन्य जो समस्याएं हैं वो आज पहली बार सामने थोड़ी ना आई होंगी। इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में से लेके गंगा सागर तक, या गंगोत्री से लेके और आगरा तक, और फिर बाद में इलाहाबाद तक, जब वो प्रयाग में मिलती संगम में। ठीक है, आदमी और नदी के तालमेल से कभी समस्या नहीं हुई। इतिहास हमको बताता है। अवधेश कौशल जी से बहुत अदब के साथ, माफी के साथ बोलूंगा, समस्या वहां इससे नहीं हो रही उतनी। समस्या तब होती है जब गैर प्राकृतिक चीजें उस संतुलन में फॉरेन पार्टिकल के तौर पर हस्तक्षेप करती हैं, तब समस्या पैदा होती है। ये इसको मैं एक बहुत कॉमन आदमी के तौर पर बात कहूं, जयसिंह ने बात जो कही वो थोड़ा हाई, मतलब उसके लिए ज्यादा समझदारी चाहिए। हमारे डायरेक्टर साहब ने जो बात की, वो मैं कॉमन आदमी के लिए एक बात कहूं। एक लोहा गलाने वाला कारखाना बिजली चोरी कर रहा है, तो वो 1 घंटे में उतनी बिजली चोरी कर लेगा जितने में पूरा उत्तराखंड एक बल्ब की चोरी करे तो साल भर में उतना बिल नहीं आए। अच्छी बात है, ठीक है ना, ये देखना होगा। और नदी और आदमी और जानवर, इन तीनों का साहचर्य कब नहीं रहा, मुझे कोई विद्वान बताए। नदी, आदमी और जानवर, इनका साहचर्य तो अनादिकाल से रहा, और अनादिकाल तक वहां से असंतुलन नहीं पैदा होता। असंतुलन पैदा होता है जब कानपुर में तमाम सैकड़ों टेनरी जो है वो अपना केमिकल उसमें छोड़ देती है, वहां से समस्या पैदा होती है। ठीक बात है। ये जो चीज, नदी और व्यक्ति के संतुलन को अलग नहीं किया जा सकता। जी, अब मनोज मिश्रा जी अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मनोज मिश्रा जी, जो चर्चा है वो चर्चा समस्याओं पर हो रही है। अब वक्त सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने का है, लेकिन सॉल्यूशन क्या हो ये समझ नहीं आता। दोषारोपण हर कोई करता है, कभी धर्म का एंगल हम लेते हैं, कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का एंगल हम लेते हैं, कभी हम जो औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है उसकी तरफ हम लेते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका? देखिए, ऐसा है, इत्तेफाक से मैं इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं,
मैं यमुनोत्री से मात्र 40 किलोमीटर पहले खरादी में जमुना जी के किनारे ही खड़ा हूँ। जी अगर आप चाहें तो मैं जमुना जी की आवाज भी आपको सुना सकता हूँ। जी जी। देखिए ऐसा है, अभी आप धर्म की बात कर रहे हैं। नदी का भी अपना धर्म है और नदी का धर्म सिर्फ एक है, वो है बहना। और जो नदी बहती नहीं है वो नदी नहीं है। यमुना नदी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हथनी कुंड के बाद ये नदी बहती ही नहीं है। इसलिए जब तक हथनी कुंड पर इसका इलाज नहीं ढूंढा जाएगा, हथनी कुंड से नीचे इसको बहने नहीं दिया जाएगा, तब तक आप दुनिया भर की बातें कर लीजिए, तब तक आप दुनिया भर के रोना रो लीजिए, तब तक आप दुनिया भर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा लीजिए, तब तक आप दुनिया भर के पानी स्वच्छ करने की बात कर लीजिए, वो सब बेमानी है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जी। एक थंब रूल है किसी भी नदी के लिए, और वो थंब रूल ये है कि जब भी आप नदी से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मिनिमम एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मिनिमम फ्लो की बात हो रही है, जबकि बात होनी चाहिए मिनिमम एक्सट्रैक्शन की। ठीक बात। और थंब रूल ये है कि किसी भी नदी से जब आप पानी निकालते हो, पानी तो आप निकालोगे, आपको अपनी जरूरतों के लिए पानी चाहिए। जब भी आप किसी भी नदी से किसी भी जगह पर पानी निकालोगे, 60% पानी नदी में बहना चाहिए और 40% से ज्यादा आप उसमें से नहीं निकाल सकते। ये एक थंब रूल है। बाकी कुछ लोग तो कहते हैं 75%, 25%। 75% नदी में बहना चाहिए, 25% आप निकाल के अपने इस्तेमाल कीजिए, और वो पानी जो आपने इस्तेमाल किया वो वापस गंदे पानी के रूप में, चाहे आप उसको साफ करने की बात भी करें, पर एक बार पानी आपने निकाल लिया, उस पर इस्तेमाल कर लिया, वो पानी नदी में वापस नहीं आना चाहिए किसी भी रूप में। सीवर और रिवर का कोई रिलेशन नहीं है, न कभी हो सकता है, न होना चाहिए। अगर ये थंब रूल हमारी हर नदियों के लिए एप्लीकेबल हो जाए कि 75% नदी में बहेगा, 25% is the maximum extraction permissible under law from any water, from any flowing water system, from any stream, तब आपकी नदियां जीवित रहेंगी, तब आपकी नदियां आपको निरंतर जो भी आपके सोशल रिक्वायरमेंट्स, आपके इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स, आपके स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स, आपके रिलीजियस रिक्वायरमेंट, सबको पूर्ति कर सकती है। जी मनोज मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत विस्तार से आपने एक एक बिंदु को लोगों को बहुत अच्छे से समझाया। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे और ब्रेक के उस पर लोगों का क्या कहना है वो बताएंगे, एक और रिपोर्ट दिखाएंगे, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तुरंत लौट के आते हैं। मैली हो गई गंगा, यमुना पड़ गई काली, अरबों के वारे न्यारे, फिर भी गंदी नाली, यमुना के लुटेरे। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। मोदी की पोती, जवाहर की बेटी क्यों हुई नफरत का शिकार? देखिए इंदिरा आज रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Plus, the fun and refreshing mouth freshener. MP अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम बारहसिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो
बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP ही अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर